द गोल्डन एज ऑफ इंडिया 5th to 6th सेंचुरीज। नालंदा जैसे विश्वविद्यालय इस समय एग्जिस्ट किया करते थे, जो उस समय का सबसे बड़ा एजुकेशन हब था। स्विंगजोंग और यिंगजी जैसे चाइनीज ट्रेवलर जो इंडिया में 7 सेंचुरीज में नालंदा में अपनी एजुकेशन को कंप्लीट करने के लिए आए थे। एक्चुअली में इन लोगों ने 1000 से भी ज़्यादा संस्कृत किताबें यहाँ से लेकर गए और बुद्धिज़्म को लोगों के बीच इंस्पायर्ड किया। एंशिएंट हिस्ट्री का बिहार जो दुनिया में सबसे अकेला और सबसे बड़ा हुआ करता था, वो आज पूरी तरीके से बर्बाद होता दिख रहा है। चाहे हम किशन में आज भी बिहार जो दुनिया में अपने आप को बहुत यूनिक और सबसे आगे दिखाता है, आखिर पर्टिकुलरली इसमें कौन सी ऐसी चीज़ है जिसके कारण बिहार एजुकेशन में सबसे आगे है? तो आइए इस वीडियो में पता करते हैं। कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं। बिहार। Everybody is appreciating कि I have done। भिंडी। कौन सब्जेक्ट अच्छा लगता है? बैगन। कौन पोयम याद है? 55। ऐसा नहीं है ये एक ही जगह पर है, ये आपको यहाँ दिखेगा, यहाँ यानी यार आप जब गलियों देंगे कट्टा का पार में आइए ना हमरा बिहार में। इस स्टोरी को पूरी अच्छी तरीके से समझने के लिए हमें अपनी कहानी वापस नालंदा से ही शुरू करनी होगी, जो रियोन यूनिवर्सिटी ऑफ बुद्धिज्म था, जिसका कैपिटल मगध है, जिसे आज हम गया कहते हैं। तक्षशिला और पाटलिपुत्र जो आज का पटना है। अपने वैदिक लर्निंग के कारण नालंदा पूरे वर्ल्ड में टीचिंग को लेकर इन्फ्लुएंस किया। 630 से 643 सीरीज के अराउंड स्विंगजोंग ने इंडिया ट्रैवल करना शुरू किया। 637 में उसने नालंदा विजिट किया। यहाँ पर उसने ऑलमोस्ट 2 साल की एजुकेशन कंप्लीट की और यहाँ से उन्होंने 100 से भी ज़्यादा संस्कृत किताब पर लेकर गए और एग्जैक्टली 47 से भी ज़्यादा किताब उन्होंने खुद से ट्रांसलेट कर चाइना में लोगों के बीच में बुद्धिज़्म को इंस्पायर्ड किया। इसी सेम सेंचुरीज में कोरिया और तिब्बत के लोगों ने भी इंडिया में विजिट कर यहाँ के मोंक और अदर मोनेस्ट्रीज के साथ अपनी एजुकेशन कंप्लीट करते हैं। हालांकि तिब्बत के लोगों को ये एजुकेशन इतना ज़्यादा पसंद आता है कि वो लोग इसे 7 सेंचुरीज में एक्सपेंड तो करते हैं और साथ ही साथ इसे 15 सेंचुरीज तक लेकर जाते हैं। देखा जाता है मेनली आज के डेट में भी आपको तिब्बत में बुद्धिज़्म के काफ़ी सारे स्ट्रक्चर्स देखने को मिलेंगे। इसकी एजुकेशन तिब्बत के लोगों को काफ़ी पसंद आई थी। अभी के हिसाब से देखें तो ये एजुकेशन एक्चुअली में बिहार से लेके बंगाल तक जा चुका था। द स्टोरी ऑफ द एंड ऑफ नालंदा की शुरुआत तब होती है जब मिहिरकुल दोवार ने ऑलमोस्ट नालंदा में अटैक करते हैं। हालांकि ये इस नालंदा का पहला अटैक था, पर यह समय समुद्रगुप्त का था जिसने वापस नालंदा को समय रहते रिस्टोर कर लिया था। लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं हुई। उसके बाद 7 सेंचुरीज में सेकेंड अटैक होता है, जिस समय उस समय के किंग हर्षवर्धन ने इसे अगेन नालंदास को वापस रीबिल्ड करते हैं। 1993 में जब बख्तियार खलजीज और उसके सेना ने मिलकर तीसरे अटैक में पूरे नालंदा को कंप्लीट डिस्ट्रॉय कर दिया और उसके बाद नालंदा आज तक कभी नहीं बना। हालांकि इसके पीछे एक छोटी सी कहानी है। जब बख्तियार खलजी जी का स्वास्थ्य कुछ ठीक नहीं था और वो दिन पर दिन हर रोज़ अपनी तबीयत को लेकर परेशान होते जा रहे थे और तबीयत उनकी ख़राब होते जा रहे थे। उस समय का सबसे बड़ा मेडिकल साइंस या फिर मेडिकल नालंदाज में हुआ करता था, पर बख्तियार खलजीज को ये मंजूर नहीं था। वो किसी भी प्रकार का इलाज नहीं कराना चाहते थे। लेकिन समय के अनुसार स्थिति इतनी बुरी होती चली गई कि लास्ट में बख्तियार खलजीज जी को मजबूरन इलाज कराना ही पड़ा। पर ये चीज़ उस जगह का वैद्य मुनि कोई सॉल्व नहीं कर पाया। मजबूरन बख्तियार खलजीज जी को अपना इलाज के लिए नालंदा आना पड़ा। ये चीज़ बख्तियार खलजी को बिल्कुल पसंद नहीं थी, पर इस चीज़ के इलाज के लिए नालंदा से राहुल भद्र को बुलाया गया। इस चीज़ को कंप्लीट करने के लिए बख्तियार खलजीज जी ने राहुल भद्र को एक चैलेंज दिया कि वो किसी भी प्रकार के मेडिसिन नहीं लेंगे। ये बात राहुल भद्र को काफ़ी आश्चर्यचकित तो नहीं लगा, पर ये अपने आप में काफ़ी बड़ा चैलेंज था। इस चीज़ को कंप्लीट करने के लिए राहुल भद्र ने दवाइयाँ बख्तियार खलजी जी के किताबों में मिला दी। हालांकि बख्तियार खलजी जी समय के साथ साथ इस तरीके से ठीक तो हो गए, लेकिन ये बात उन्हें काफ़ी पची नहीं। लास्ट में ये बात उन्हें बहुत बुरी लगी और बख्तियार खलजीज जी अपनी पूरी सेना के साथ 1993 में एग्जैक्टली नालंदा पे धावा बोल दिया और पूरी तरीके से नालंदा को डिस्ट्रॉय कर दिया। हालांकि अगर आपको पता हो तो ये कहानी अभी 7 सेंचुरीज में ही रुकी हुई थी। अब तक नालंदा कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय हो चुका था, बट तिब्बतियन
जो ऑलमोस्ट इस चीज़ को एक्सपेंड करके 16 सेंचुरीज तक लेके गए थे। वहीं दूसरी ओर पाला एम्पायर 11 सेंचुरीज में अलग अलग जगहों तक राज कर रहा था, जब तक कि 12 सेंचुरीज में चेलो एम्पायर ने पूरी तरीके से पाला एम्पायर पे टेक ओवर करके अपना राज 16 सेंचुरीज तक चलाया। ये बात 1514 की है, जब ग्रेट चीफलिन शेर शाह सूरी ने नॉर्थ इंडिया को मुगल से टेक ओवर कर दिल्ली को कैपिटल डिक्लेयर किया। 1618 में इस कहानी में एंट्री होती है औरंगजेब की, जिसने 1658 से राज करना शुरू किया और ऑलमोस्ट पूरे साउथ एशिया में राज किया। हालांकि टाइम 77 ईस्वी का था, जब कुछ पॉलिटिकल इश्यूज के कारण औरंगजेब अपनी अंतिम सांस ले रहे थे। तब मुर्शिद कुली खान ने बंगाल को अलग करके वहां का अपने आप को नवाब घोषित कर दिया। हालांकि 18 सेंचुरीज में अगर हम वापस चले तो बिहार के लोगों ने विदेशियों के साथ अपना वर्क स्टार्ट कर दिए थे। ये कहानी को हम लोग अपने द हिस्ट्री ऑफ इंडिपेंडेंस में काफ़ी अच्छे तरीके से समझ सकते हैं कि अपने आज़ादी से पहले एक्चुअली में ब्रिटिश एम्पायर के टाइम पे क्या हुआ करता था। ये वही चीज़ें थी। हम पॉइंट पे आगे बढ़ेंगे। बिहार जब 14 नवंबर 2000 को झारखंड से अलग होता है तो बिहार की असली रियलिटीज़ धीरे धीरे अब हमें लोगों को देखने को मिलने शुरू हो जाती है, चाहे वो पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन, हेल्थ, जो भी सेक्टर्स हो। बिहार में एक से एक करप्शंस हमें रोज देखने को मिलने शुरू हो जाते हैं। सिंपली अगर पिछले 10 साल के डेटा को अगर हम लोग देखें तो इसमें हर बार कुछ ऐसे क्राइम्स है जिसे हम इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं जो बिहार में होता है। और अगर हम बात एजुकेशन की कर रहे हैं तो सबसे बड़ा करप्शन इसमें हमारे एजुकेशन में पॉलिटिशियन और टीचर्स का है। एक गवर्नमेंट टीचर जो अपनी पूरी सैलरी के साथ कभी भी स्कूल या कॉलेज में पूरी तरीके से एजुकेशन कंप्लीट नहीं करता है। पॉलिटिशियन जो कई सारे वादे करते हैं और जिसमें उसमें 10 में 1 या 2 वादे सिर्फ पूरे किए जाते हैं और ये पूरी कम्प्लीटली फेल हो जाता है। ये सब करप्शन हर साल हर तरीके से हर एक सेक्टर में हमें बिहार में देखने को मिल रहा है। बात करते हैं सोशल एम्प्लॉय। लोगों की कंडीशन बिहार में कुछ ज़्यादा सही नहीं है। मेजोरिटी ऑफ पर्सन की एम्प्लॉयमेंट 2004 से लेकर 2015 तक 53.6% से लेकर 39.9% हो चुकी है और पॉपुलेशन इसमें एक बहुत बड़ा रीज़न है। ये स्टेट स्टिल एक हाई प्रीवियस पॉवर्टी जोन में जा चुका है और लोगों के पास फार्मिंग एक मात्र जरिया है। लेकिन लैंड डिस्ट्रीब्यूशन 96.9% स्मॉल फार्मर के पास है, जो मुश्किल से 2 टाइम का खाना निकाल पाते हैं। और एक आते हैं दूसरे फार्मर जो दूसरे के खेतों में जाकर काम करते हैं। उनके अगर वो एक दिन ना जाए तो उनके पास कुछ भी नहीं बचेगा। डेटा के अकॉर्डिंग एक फार्मर की पर मंथ इनकम 7,000 से लेकर 8,000 तक होती है। अगर इसे कैलकुलेट किया जाए तो ये 233 रुपये प्रतिदिन होता है। ये इस हद तक जा चुका है कि ये एजुकेशन और हेल्थ सेक्टर को डायरेक्ट इम्पैक्ट करता है। इतनी कम अर्निंग होने के कारण ना तो फैमिली अच्छे से खा पा रही है, ना ही बच्चों की देखभाल सही से हो पा रही है। ये एक बड़ा कॉमन रीज़न है बिहार का, जो हम बहुत लंबे समय से देखते आ रहे हैं। प्राइवेट कंपनियां वहाँ पर जो हुआ करती थी वो वहाँ पर लोग लो लेबर कॉस्ट में काम किया करते थे। अगर इस जगह आप भी हो तो आप भी सोचने को मजबूर हो जाओगे कि इतने बुरे दिन देखने के बाद कोई भी माँ बाप अपने बच्चों को एक ऐसे जॉब की सलाह देना चाहेगी जो कल दिन ना छूटे। इसमें गवर्नमेंट जॉब एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। एटलीस्ट इसमें टाइम पे पैसे तो आते रहेंगे। वहीं दूसरे बच्चे जो छोटे से यही देखते आ रहे हैं कि सरकारी नौकरी करने वाले अच्छे कपड़े और अच्छी गाड़ियों में घूमा करते हैं। एक टाइम पे उन्हें भी समझ आ जाता है कि अगर वो अच्छी ज़िंदगी जीना चाहते हैं तो उन्हें एक जॉब चाहिए और इसमें गवर्नमेंट जॉब बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। अब प्रॉब्लम और भी बढ़ जाती है जब बच्चा IIT और IAS जैसे एग्जाम की प्रिपरेशन शुरू कर देता है और उनकी फैमिली अपने सारे सेविंग्स और अपनी सारे ज़मीन दांव में लगा देती है और किसी कारण अगर बच्चा उस एग्ज़ाम को नहीं निकाल पाता तो हमें इस टाइप की न्यूज़ देखने को मिलती है। ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि IIT और IAS जैसे एग्जाम मेरे अकॉर्डिंग सबसे ज़्यादा सोसाइटी और इन्वायरमेंट में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। वैसे वो लोग जो बिहार में नहीं रहते उनका मानना है कि बिहार हिस्ट्री में एक एजुकेशन हब था और ज़्यादातर वहाँ के लोग एजुकेशन बेस्ड जॉब प्रेफर करते हैं। और एक्चुअली में बिहार का एनवायरनमेंट और एजुकेशन ऐसा नहीं है कि वहाँ के लोग अच्छे से सर्वाइवल कर पाएँ। अब जो एक्चुअली में जॉब कर रहे हैं वो अच्छे कपड़े पहनते हैं, अच्छा लाइफ स्टाइल जीते और अच्छी गाड़ियों में घूमते हैं। इसे देखते देखते हमें बिलीव हो जाता है कि अच्छे से लाइफ स्टाइल को जीना है तो एक यही तरीका है। रूरल एरिया में बहुत भयंकर लेवल पे देखा जा रहा है पावर। अब इतने सारे प्रॉब्लम के बाद एग्जाम को पास कर लेने के बाद सेम प्रोसीजर रिपीट होता है और फिर से करप्शन शुरू कर देते। एक फैक्ट की बात है कि बिहार के जितने भी आए थे उन्हें कभी भी बिहार में
काम करने का मौका ही नहीं मिला। मैं थोड़ा पॉइंट से हटकर बात करूँ तो ये काफ़ी आम बात है, 2022 में ये पूरे इंडिया में हो रहा है और ये चीज़ हम हर जगह देख सकते हैं। हालांकि हम इन करप्शन का कुछ भी नहीं कर सकते, बट इतना पॉसिबल है कि अगर इन्हें एक तरीके से देखा जाए तो सिर्फ गवर्नमेंट जॉब हमारे पास एक पॉसिबिलिटीज़ नहीं है, हमारे पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है जिससे हम अपने लाइफ को और भी आसान बना सकते हैं। इस वीडियो को कंप्लीट करते हुए मैं एक लाइन कहना चाहूँगा, इस सेंचुरी में किसी ने सही कहा है कि गरीब वो नहीं है जिसके पास पैसा नहीं है, गरीब वो है जो समय के साथ सीखना नहीं चाहता।